नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा विशेष की। सोनीपत के गांव में बेमौसम बारिश से खराब हुई किसानों की फसलों का सीएम मनोहर लाल खुद जायजा लेंगे। सीएम ने किसानों के नुकसान का जायजा लेने के लिए सोनीपत जाएंगे मुख्यमंत्री। दरअसल सोनीपत के दर्जनों गाँव के किसानों ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान किसानों ने सीएम के सामने बेमौसम बारिश की वजह से फसल खराब समेत तमाम समस्याओं को रखा है। सीएम ने ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जल्द गिरदावरी के आदेश दिए हैं ताकि किसानों को फसलों के नुकसान का मुआवजा जल्द मिल सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी ड्रेनों की सफाई और किसानों के लिए बिजली के उचित प्रबंध के आदेश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने के बाद सोनीपत के किसान खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल ने उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया। मुख्यमंत्री साहब माहिर तारणहार हैं। किसानों ने बताया कि झरोटी समेत 18 गाँव ने सीएम मनोहर लाल को जनसभा करने के लिए निमंत्रित किया है। 6 नवंबर को मुख्यमंत्री की जनसभा होगी जिसमें सीएम सोनीपत वासियों को संबोधित करेंगे। आसपास के सरपंच, मोजिस आदमी, हरिजन, वाल्मीकि हम सब मिलकर सीएम साहब के पास आए हैं। आज हमारा बहुत ही अच्छा स्वागत किया। हम आज 60 साल की उम्र में पहली बार सीएम साहब से मिले हैं। हमने तो ऐसा भगवान दिखाई दिया जैसे बस पूछो मत ना। हमारे को तो हम तो अपने आंसू नहीं डांट सकते खुशी के कारण। आज सीएम ने हमारा इतना स्वागत किया है और हमारे अनुसार 6 तारीख को हमारे गांव में निमंत्रण हमने दिया, वो उसने स्वीकार किया। हम अपने किसान भाइयों से मिल भी रहे हैं पहले भी, और हमने नोटिस भी दे दिया सबको। जो इस प्रकार कोई हमारा विरोध करेगा अर्थात हम उसके 12 गांव बिल्कुल खिलाफत करेंगे। क्योंकि लगातार जहाँ भी प्रोग्राम हम वहाँ लगातार इसी संबंध में सर हम यहाँ आए हैं। 10, 20, 30, 25 आदमी यही आश्वासन देने आए हैं कि किसी प्रकार का विरोध नहीं होगा। कौन कौन से ऐसे 12 गाँव है? ये जरोठी है, जीरोट है, कवाली है, जरोट, आनंदपुर, खांडा, बदाना, ककरोई, फतेहपुर, मंडोरा, मंडोरी, तुरकपुर, जोधीपुर, ये चोलका, बदाना, ये सभी आसपास के गांव हैं जी मेरे। हमारे दैया के 40 गांव हैं जी मेरे दैया के। एक ही खाप के गांव हैं जी सारे एक साथ में। उधर भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने धनाना गांव में बार बार टूट रही माइनर पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही 1 हफ्ते के भीतर खेतों में भरे हुए पानी को निकालने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सिंचाई विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही से किसान का नुकसान हुआ तो वही नुकसान की भरपाई के लिए बाध्य होगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार किसानों को कोई समस्या नहीं आने देगी। मैं चंडीगढ़ से आते टाइम मैंने देखा कि बहुत सारे जगह में पानी भरा हुआ था धनाना गांव के आसपास। मैंने आज नहर विभाग के इंजीनियर चीफ SC एक्शन सबको बुलाया है और उनको सख्त हिदायतें दी है कि अगले हफ्ते के अंदर सारा पानी निकाले और जिस अधिकारी की गलती है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। और ये पानी निकाल के यहाँ गेहूँ बिजाई करवाना के लिए मैंने कहा है कि मैं देखने आऊँगा कि यहाँ पानी निकल के गेहूँ की बिजाई हुई। तो वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के डूबते जहाज को कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने कहा कि लोग बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस को वोट देंगे, ये उनकी गलतफहमी है। जनता को मालिक समझकर हम काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने पंजाब कांग्रेस की कलह पर भी तंज कसा। इच्छा के अनुसार काम करते हैं, ऐसा मौका उनको नहीं मिलेगा और हम जनता को मालिक समझ के सेवा करते हैं। कहीं भी ऐसा मौका हम नहीं देंगे कि जनता हमारे से नाराज हो और कांग्रेस की तरफ देखना पड़े। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है और एक सारे कांग्रेस में जो लोग बचे हुए हैं उनका एक ही ध्येय है कि किस तरह से जो एक परिवार है देश में उसको जिंदा रखा जाए। उनको ये लगता है कि ये परिवार है, इसको शासन करने का अधिकार इसको है, जबकि दूसरी तरफ एक भाजपा है, राष्ट्रवादी पार्टी है, उसमें छोटे से छोटा कार्यकर्ता, कहाँ से नरेंद्र मोदी जी चले, कहाँ से मनोहर लाल जी चले, किसी को भी कोई दायित्व मिल सकता है। आपने देखा होगा गुजरात में पूरी सरकार बदल दी, सबने स्वागत किया और एक पंजाब में थोड़ी सी छेड़खानी कांग्रेस ने की तो अभी तक उनका झगड़ा शांत। वहीं पराली को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि दिल्ली सरकार हरियाणा के किसानों पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। हरियाणा में धान की पराली जलाने के केस कम होने पर जेपी दलाल ने किसानों का आभार जताया और कहा कि किसानों ने जागरूकता दिखाकर सरकार के पराली प्रबंधों का फायदा उठाया। हरियाणा सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए बहुत सारी योजनाएं बढ़ाई है। हमने पराली कंज्यूम हो उसके लिए
यूनिट लगवाई हैं, गैस के प्लांट लगवाए हैं, पावर के प्लांट लगवाए हैं। इंडियन ऑयल ने एथेनॉल का प्लांट भी लगाया है जो चालू हो जाएगा। 3-4 दिनों की पराली तो वो अकेला ही कंज्यूम कर लेगा। और जो बेलर दिए हैं, कल ही मैं आया था चंडीगढ़ से, यहाँ पर रास्ते में देखता आया, हर जगह हर खेत में गांठ बना रखी है। और किसान भाइयों को समझ में आ गया कि भाई जो पराली से उसको आमदनी भी हो सकती है। उधर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में अगर केंद्र सरकार ने किसानों को आंदोलन से उठाने की कोशिश की तो वे दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। सरकार कई दिन से बॉर्डर खोलने की तैयारी कर रही है और लोगों में भी बड़ी अफरा तफरी है। चर्चा चल रही है कि दिवाली से पहले सड़कें खाली करा देगी सरकार। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि किसी भुलेखे में, किसी भूल में, किसी गलती में मत रहे। और आपको भी कहते हैं, आप भी तैयारी करिए। अगर सरकार ने सड़कें खाली करवाने की कोशिश की तो फिर इस बार की दिवाली मोदी के दरवाजे पे मनाएंगे। सभी लोग चलेंगे मोदी के घर के आगे, वहां पे डेरा डालेंगे और अब की दिवाली वहां पे मनाएंगे। तो सरकार को दोबारा से चेतावनी है कि हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, कोई दंगा नहीं कर रहे, कोई झगड़ा नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद अगर सरकार छेड़खानी करती है किसानों से, अगर कोई किसानों को जबरदस्ती के उठाने की तैयारी करती है तो फिर हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे। तो वहीं ऐलनाबाद उपचुनाव पर कांग्रेस के विधायक जगबीर मलिक ने कहा है कि ऐलनाबाद उपचुनाव में पैसों का बोलबाला रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों ने जमकर पैसे बांटे, जिसकी वजह से कांग्रेस उम्मीदवार को नुकसान हो सकता है। यदि तो पार्टियां पैसे का सहारा नहीं लेंगी तो कांग्रेस का एक नंबर पे आएगा, क्योंकि पैसे का ये बताते हैं कि पैसे का बहुत भारी रोल रहा उस एरिया में। गलत तरीके से पैसा बांट कर जो लोग करते हैं तो उससे तो कांग्रेस का नुकसान हो सकता है, नहीं तो कांग्रेस एक नंबर पर है वहाँ। 2 नवंबर को ऐलनाबाद उपचुनाव की मतगणना होगी। डीएसपी राजेश चेची ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए बताया कि मतगणना को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना करवाने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। मतगणना के समय में केंद्र में पहुंचने वाले लोगों से उन्होंने सहयोग की अपील की है। रिपोर्ट देखिए। ऐलनाबाद उपचुनाव में शांतिपूर्ण मतदान के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए ईवीएम की सुरक्षा है। इसमें मौजूद है जहां अंबेडकर लॉ भवन है, जहां पे ईवीएम को सुरक्षित रखा गया है। और मेरे साथ डीएसपी राजेश चेची जी है जो इनके इंचार्ज है। मैं उनसे जानना चाहूंगा सर, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की गई है? साहब, इसमें जो इलेक्शन कमीशन की जैसे गाइडलाइंस थी उसी के मुताबिक 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की हुई है। उसमें पहले लेयर में पैरामिलिट्री की फोर्स, एक सीआरपीएफ की कंपनी लगाई हुई है पूरी, और एक कंपनी हमारे पास बीएसएफ की जो एक्स्ट्रा रखी हुई है जो कि बाहरी कहीं भी यूज़ करेंगे उसको। परंतु एक लेयर सीआरपीएफ की है फिलहाल, और एक लेयर उसके बाद हमारी एचएपी की है, उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस की लेयर है। इस तरह से है। और एक राइडर और पीसीआर चारों तरफ कॉर्डन ऑफ करने के लिए बाहर गश्त के लिए लगाई हुई है। और दोनों यानी 3 गेट जो हैं, इसके तीनों गेट्स पे अलग से गार्ड्स लगाई हुई हैं ताकि सीडीएलयू में कोई भी एंट्री ना करे। आपने देखा होगा सारा सीसीटीवी कैमरे से कवर्ड है। और पूरा वो जो स्ट्रॉन्ग रूम है उसको रात को जब सील किया गया था तो सभी एजेंट्स और जो पार्टी कैंडिडेट्स थे और खुद डिप्टी कमिश्नर, ऑब्जर्वर्स और एसपी साहब सब मौजूद थे, तो उनकी मौजूदगी में सील किया गया है। जी सर, जो मतदान हुआ बिल्कुल शांतिपूर्ण हुआ। जिस तरह से आपके सामने चुनौती थी, जिस तरह से प्रशासन द्वारा दावा किया गया था, बिल्कुल सही हुआ और मतदान शांतिपूर्ण हुआ। अब मतदान की जो यहाँ मतगणना जिस दिन होगी उस दिन किस तरह की व्यवस्था होगी, कौन गेट से किस तरह से आएगा, वो क्या व्यवस्था की गई है? जिस तरह से अभी इलेक्शन में सबका सहयोग रहा कि आम आदमी ने भी पूरा कोऑपरेट किया और पूरी पुलिस व्यवस्था डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट और मेन तो पत्रकार भाइयों का बड़ा सहयोग रहा कि इतना अच्छा इस तरह से उन्होंने रखा मीडिया में पॉजिटिव सपोर्ट। तो ये इंसिडेंट्स फ्री बिल्कुल इलेक्शन रहा। इसमें आईजी साहब खुद जैसे यहाँ स्टेशन किए हुए थे, एसपी साहब खुद लगे हुए थे, तो सभी की मेहनत से वो और सभी के मार्गदर्शन से ये काम हुआ है। और इसमें जैसा कि आपको पता है 34 पैरामिलिट्री की कंपनी बुलाई हुई थी और हरियाणा पुलिस, एचएपी और सब इसमें जुटे हुए थे, तो इसलिए सुख शांति से इलेक्शन निपट गया। और अब कल भी इसी तरीके से है। कल पैरामिलिट्री की हमारे पास 2 कंपनी हैं, 2 कंपनी और स्पेयर एक्स्ट्रा रखी हुई हैं हालांकि कोई भी अनटुवर्ड इंसिडेंट के लिए। और
हाँ, हरियाणा पुलिस तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस आपके पास है ही, HAP हमारे पास है ही। तो कल भी हम गेट्स पे जो भी कैंडिडेट्स के जो खुद कैंडिडेट होंगे या उनके जो एजेंट्स होंगे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोऑपरेट करेंगे कल भी, और गेट के ऊपर ही तलाशी होगी। वहाँ पे आपका कोई कागज़, पेन, पैसा, मोबाइल कुछ भी अंदर लाना अलाउड नहीं है। तो जो पीछे की साइड यूनिवर्सिटी का जो गेट है, सबकी एंट्री वहीं से होगी, मेन एजेंट्स की, और जो सरकारी अधिकारी हैं वो मेन गेट उरला जो सेक्रेटरीट साइड का गेट है, इससे आ सकते हैं। 2 ही गेट से एंट्री है, तीसरा गेट बंद रहेगा। तो वो आएँ तो व्हीकल वहीं पार्क करें, समय पे आएँ थोड़ा सा, ताकि क्योंकि अंदर पैदल ट्रैवल करना है उसको, थोड़ा ये 200-300 मीटर जो भी है, तो कल भी अच्छा व्यवस्था रहेगी सर। 8 बजे मतगणना शुरू होगी, तो उससे पहले कितने बजे उनकी एंट्री की जाएगी लोगों? मेरे ख्याल 2 घंटे पहले होती है वो, 2 घंटे पहले एंट्री। हम तो सुबह बहुत जल्दी पुलिस फोर्स खड़ी कर देंगे अपनी, पर 2 घंटे पहले एंट्री कर सकते हैं। थैंक यू सर, इंडिया न्यूज़ इस बात करने के लिए। तो ये तो राजेश सेठी जिनका कहना है कि जिस प्रकार मतदान शांतिपूर्ण तरीके से है, उसी मतगणना भी शांतिपूर्ण तरीके से होगी। साथ साथ उन्होंने भी कहा है कि लोगों का सहयोग चाहिए, जो एजेंट्स हैं उनका भी सहयोग चाहिए, और साथ साथ में अलग अलग गेट की व्यवस्था की गई, यानी एक गेट से आएगी, गेट पर तलाशी ली जाएगी, साथ साथ जो भी उनके साथ उपकरण है, चाहे मोबाइल है, दूसरी चीजें अंदर आना मना है। अब उम्मीद करते हैं कि मतगणना भी सिरसा में इलाहाबाद उपचुनाव की शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगी। सिरसा से अमर सिंह जानी, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो वहीं अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा तेजी से शहर का विकास का कार्य कर रही हैं और मेयर शक्ति रानी शर्मा रणजीत नगर में पहुंची, जहां पर उन्होंने प्रार्थना भवन की नींव रखी है। इस दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा ने सभी धर्मों को समान तरीके से मानने और आपसी भाईचारे का संदेश दिया है। कार्यक्रम में बच्चों ने अलग अलग पेशकश प्रस्तुतियां दी हैं। प्रार्थना भवन की नींव रखने पर स्थानीय निवासियों ने मेयर शक्ति रानी शर्मा का आभार जताया है। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। उधर पलवल में मनचलों की छेड़छाड़ से परेशान होकर के 12वीं कक्षा की छात्रा ने घर में पंखे से फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। स्कूल आते समय आरोपी मनचले छात्रा को परेशान करते थे। यही नहीं, कई बार आरोपी फोन करके भी छात्रा को परेशान कर रहे थे। शहर थाना पुलिस ने छात्रा के पिता की शिकायत पर एक नामजद और 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। सभी आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं। आपको बता दें कि पलवल में लड़कियों के साथ मनचलों का अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे पुलिस का महिला जागरूकता सुरक्षा अभियान फेल होता नजर आ रहा है। ताजा मामला शहर थाना इलाके के गुप्तागंज बाजार का है, जहां पर 12वीं कक्षा की छात्रा ने मनचलों से परेशान होकर के अपनी जान दे दी, मौत को गले लगा लिया। मृतका छात्रा के पिता विनोद ने बताया है कि उनकी 17.5 साल की बेटी नितिका कॉलोनी के ही गर्ल्स स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ती थी, लेकिन लगातार कुछ मनचले उसका पीछा कर रहे थे, फोन पर भी लगातार परेशान कर रहे थे और स्कूल से आते जाते वक्त लगातार परेशान करते थे। ऐसे मनचलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग मृतका के पिता ने की है। तो फिलहाल अभी कोई भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। वहीं पीड़ित पिता न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उधर पलवल जिले के गांव भिड़ुकी में हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची घर के ऊपर खेल रही थी और खेलते खेलते तारों की चपेट में आने से मौत हुई है। मृतक बच्ची के परिजनों ने हसनपुर होडल सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सूचना के बाद हसनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक बच्चे के परिजनों को बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने के बाद परिजनों ने जाम खोला और पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल भिजवाया। वहीं प्रदेश सरकार ने दीपावली से पहले बड़ा फैसला किया है और प्रदेश के 14 जिलों में पटाखों की बिक्री और पटाखे चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदेश के गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, नूह, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत जिलों में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। जिन शहरों में पिछले नवंबर में एयर क्वालिटी इंडेक्स अधिक था, वहां पर भी ये प्रतिबंध पूरी तरह से लागू रहेंगे। इन शहरों में भी पटाखों की बिक्री और पटाखे चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। जिन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे था, वहां पर केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री हो सकेगी। इन शहरों में भी पटाखे चलाने के लिए समय निर्धारित किया गया है। दिवाली पर रात 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक ही पटाखे छुड़ाए जा सकेंगे, जबकि छठ के मौके पर सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। वहीं क्रिसमस और नए साल के मौके पर रात को 11:55 से लेकर
12:30 तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। तो हरियाणा सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला किया गया है। प्रदेश के 14 जिलों में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें पटाखे चलाने से लेकर के पटाखों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही साथ जो भी कानून की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, हरियाणा सरकार की तरफ से यह बताया गया है। तो वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए किसानों की फसलों को लेकर के समुचित निर्णय करने के लिए कहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाए हैं कि मंडी में किसानों की फसल की खरीद नहीं हो पा रही है और व्यवस्थाएं जल्द से जल्द समुचित की जाएं। क्या कुछ कहा वो सुनिए। किसान के न्यूनतम समर्थन मूल्य की लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन आज जल भराव किसान का ना मुआवजा मिला, ना अच्छी गिरदावरी हुई, पूरे मुआवजा के लिए अभी कोई घोषणा हुई नहीं। डीएपी खाद के लिए जितनी मारामारी का सामना किसान को, चौतरफा मार किसान पे, बाजरे की खरीद नहीं हुई। कह रहे थे संसद में खड़े होकर कृषि मंत्री मेरे को कह रहे थे कि एमएसपी थी है और रहेगी, और मैंने वही कहा थी है और रहेगी, लेकिन मिलेगी नहीं। तो चलिए इसी के साथ ही हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।